हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग के उपनाम और कोशिका विभाजन से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कोशिका यानी आपकी सेल और उसके कोशिकांग यानी उसकी ऑर्गेनिज्म और कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न से जुड़े हुए जो प्रश्न है या क्वेश्चन है वो हर कोई एग्ज़ाम में आता है। रीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं उनके अन्य नाम क्या है, उपनाम क्या है, तो ये पूछ लेते हैं कई बार एग्ज़ाम में। तो इनका आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो पहला है हमारा, वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनिज्म के उपनाम अन्य नाम क्या क्या है। तो पहला है हमारा जीव द्रव्य यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार। तो एग्जाम में आ गया कि जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है, तो वो होगा आपका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। एक और होता है साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका कोशिका द्रव्य तो कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य में जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें कई कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह, गोल्जिकाय, उसका केंद्रक वगैरह सब उसमें होते हैं। लेकिन ये जीवन का जो भौतिक आधार होता है वो जीव द्रव्य होता है ना, प्रोटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है हमारी, वो आती है आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, वो है कोशिका का भंडार गृह यानी स्टोर हाउस। यानी भंडार गृह जहाँ कुछ हमारा पड़ा रहता है अनावश्यक चीज़ें, वो वाला वो किसे कहते हैं, भंडार गृह या स्टोर हाउस। तो स्टोर हाउस कहा जाता है किसको, रिक्तिका को। किसको कहा जाता है, रिक्तिका को। आपको पता होगा जो सेल होती है उसके अंदर बबल्स होते हैं यानी कुछ ऐसे जो है आपको संरचनाएं नजर आएगी, जो बुलबुले नजर आएंगे, उनको रिक्तिका कहते हैं। जो रिक्तिका होती है वो जो पादप कोशिका होती है उसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है और जंतु कोशिकाएं में जो रिक्तिकाएं हैं वो छोटी होती है। तो इनमें क्या है, कुछ अपशिष्ट, कुछ पदार्थ, कुछ कचरा भरा रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्टोर हाउस कहा जाता है। तो आपको पूछ ले कि कोशिका का भंडार गृह स्टोर हाउस किसे कहते हैं, तो आपको बताना है रिक्तिका। नेक्स्ट हमारा, जो आपको सभी को पता भी होगा, कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वो है कि नेक्स्ट है हमारा वो सूत्रकणिका। सूत्रकणिका या आप इसको कह सकते हो क्या, बायोप्लास्ट, या इसको आप क्या कह सकते हो, सूत्रकणिका कह दो, कणिका है, ठीक है। ये बायोप्लास्ट, फाइलिया या कॉन्ड्रियोसोम या सार्कोसोम आदि आदि के नाम से किसे जाना जाता है, आदि के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह होता है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका हिंदी में कहते हैं, बायोप्लास्ट भी कहते हैं इसको, फाइलिया भी कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, सार्कोसोम भी कहते हैं। जो पेशियों में जो आपका होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, उसको सार्कोसोम कहते हैं। पेशियों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम भी कहते हैं। और ये अलग अलग नाम अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। अगला हमारा है, कोशिका का अर्ध स्वायत्त शाही अंग कौन सा है। यानी अपना जो कुछ शरीर का संश्लेषण अपने आप ही कर लेता है जो अंग, वो कौन सा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का अर्ध स्वायत्त शाही अंग होता है, जो उसके पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम होता है। तो अपना थोड़ा बहुत संश्लेषण वो खुद कर लेता है, इसलिए उसको कोशिका का अर्ध स्वायत्त शाही अंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कोशिका का लयनकाय। कोशिका का लयनकाय कह दो, चाहे आप उसको क्या कह दो, पाचनकाय कह दो, चाहे उसको आप क्या कह दो, आत्मघाती थैला यानी सुसाइड बैग। सुसाइड जो बैग है ये सुना होगा, आप सभी जानते होंगे किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो सुसाइड बैग है, आत्मघाती जो थैला है, वो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम। तो ये आपको ध्यान होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक कह दो, चाहे
कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक, कोशिका का मध्यवर्ती यानी मिडिल मैन ऑफ दी सेल, या आप कह सकते हो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। किसे कहा जाता है? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी जिसे आप कहते हो उससे कहा जाता है, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, जालिकाय कह सकते हो इसको आप डिक्टियोसोम कह सकते हो। तो गोल्जी काय के नाम है डिक्टियोसोम, जालिकाय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, ये सब। और ये यानी कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक, कोशिका का मध्यवर्ती यानी मिडिल मैन ऑफ द सेल, और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। अब आता है कोशिका विभाजन से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। कोशिका विभाजन से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला है वो है समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है आपकी एनाफेज। कौन सी होती है? एनाफेज। ये आपको दिख रहा होगा एनाफेज। तो ये होती है एनाफेज, होती है सबसे छोटी अवस्था। दूसरी बात आती है हमारी कि इंटरफेज यानी अंतरावस्था। इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है G1। तो इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था होती है G1, और उसके बाद आपकी S प्रावस्था आती है, और उसके बाद आपकी G2 आती है। तो सबसे लंबी G1 होती है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट वो है G1। तो पहली G1 आता है, उसके बाद S आती है, फिर G2 आता है। लेकिन अगर एक और अवस्था होती है G0। G0 अवस्था कौन सी कोशिका में होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो आपका न्यूरॉन होता है उसमें है वो G0 अवस्था पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि G0 अवस्था का मतलब है कि G2 अवस्था पूरी नहीं हुई, वो G0 में रह गई, जिससे क्या होगा कि कोशिका में जो विभाजन की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए आपकी जो तंत्रिका कोशिका है उसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, वो एक बार ही शरीर में बनती है और नष्ट हो जाने के बाद दोबारा उसका वो रिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन होकर नई कोशिका नहीं बनती है। न्यूरॉन कोशिका वो एक बार ही जीवन में बनती है और नष्ट होने पर दिक्कतें होती है, लकवा वगैरह हो जाता है। तो तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अगला है गुणसूत्रों का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है? यानी गुणसूत्रों को आपको देखना है, तो कब आप देखोगे? तो गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है मेटाफेज में। कब किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में। तो ये सुना होगा आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण प्रावस्था कौन सी है? तो एस प्रावस्था भी हम बात कर रहे थे। सिंथेसिस जिसको बोलते हैं, संश्लेषण प्रावस्था बोलते हैं, एस प्रावस्था जिसको बोलते हैं। तो डीएनए संश्लेषण यानी जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है वो एस प्रावस्था में होता है। नेक्स्ट है द्वितीयक संकीर्णन किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्वितीयक संकीर्णन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेटाफेज में। तो द्वितीयक संकीर्ण आपको पूछ ले कि द्वितीयक संकीर्णन किस अवस्था में दिखाई देगा या पाया जाएगा, तो होगा मेटाफेज, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज वाली में। अगला है अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था यानी प्रोफेज की कौन सी उप अवस्था को गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं? तो यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था कौन सी? प्रोफेज कि कौन सी उप अवस्था को उप अवस्थाएं पाई जाती है? प्रोफेज कई उप अवस्थाओं में बांटा गया है कि कौन सी उप अवस्था को गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं? तो ये होती है आपकी लेप्टोटीन। कौन सी होती है? लेप्टोटीन। ये आप जानते होंगे, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, ये होती है जो डाइकाइनेसिस वगैरह। तो उसमें से एक अवस्था होती है लेप्टोटीन, उसको गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। तो लेप्टोटीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं या समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े यानी सूत्र युग्मन पेयरिंग प्रोफेज अवस्था की कौन सी अवस्था में बनते हैं? तो समजात जो गुणसूत्र के जोड़े या सूत्र युग्मन की जो क्रिया है, पेयरिंग की जो क्रिया है, वो प्रोफेज अवस्था की कौन सी उप अवस्था में बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके जाइगोटीन में। ये उप अवस्थाएं हैं
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन ऐसे होती है। तो ये होता है आपका गुणसूत्रों की जो पेयरिंग होती है वो जाइगोटीन अवस्था में यानी उपावस्था में होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेज की कौन सी उपावस्था को द्विसंयोजी यानी बाइवेलेंट कहते हैं। तो प्रोफेज की कौन सी उपावस्था को बाइवेलेंट अवस्था भी कहते हैं, तो वो होगी आपकी कौन सी, जाइगोटीन को बाइवेलेंट या द्विसंयोजी अवस्था भी कहते हैं। मध्य प्लेट का निर्माण कौन सी उप अवस्था में होता है। मेटाफेजिक प्लेट कौन सी अवस्था में बनती है, तो वो बनती है मेटाफेज अवस्था में, मेटाफेज में। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेज की कौन सी उप अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर कौन सी उप अवस्था में जाते हैं, तो प्रोफेज की कौन सी उप अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं, तो वो जाते हैं कौन सी, एनाफेज में, यानी पश्चावस्था जिसको बोलते हैं। अगला है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। रिवर्स ऑफ प्रोफेज कौन सी अवस्था कहलाती है। रिवर्स ऑफ प्रोफेज कौन सी अवस्था कहलाती है, तो ये होती है अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। अगला है न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं। रिडक्टिव डिवीजन, अर्थसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है विदलन या खांच विधि द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन किस में होता है। तो कोशिका पहले केंद्रिक विभाजन हो गया, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो दो विधि द्वारा होता है। विदलन विधि या खांच विधि द्वारा तो होता है जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन, और पादपों में होता है पटलिका विधि, पटलिका विधि द्वारा। मध्य में पटलिका बनती है जो केंद्र से परिधि की ओर जाती है, जहाँ सेलुलोज पेक्टिन का जमाव होता है और वहाँ कोशिका भित्ति बन जाती है। और जंतुओं में एक खांच बनती है, विदलन बनती है, और वो परिधि से केंद्र की ओर बढ़ती है और फिर कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। अगली है पश्चावस्था अभिगमन कौन सी अवस्था में होता है। पश्चावस्था अभिगमन कौन सी अवस्था में होता है, तो वो होता है एनाफेज में। पश्चावस्था जिसको बोलते हैं हिंदी में। सीमांतिकरण यानी उपांति भवन यानी टर्मिनलाइजेशन कौन सी अवस्था में होता है, तो ये होता है आपका किसमें, डिप्लोटीन में। किसमें होता है, डिप्लोटीन में होता है। तो डिप्लोटीन में क्या होता है आपका, सीमांतिकरण यानी उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होती है कौन सी अवस्था में, डिप्लोटीन में। नेक्स्ट है हमारा काइजमेटा कौन सी अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो ये काइजमेटा दिखाई देते हैं डिप्लोटीन अवस्था में। नेक्स्ट है जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज की कौन सी उपावस्था में, प्रोफेज यानी पूर्व अवस्था की कौन सी उपावस्था में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है आपका पेकाइटिन में। इसमें होता है पेकाइटिन में, तो ये उसकी उपावस्था है प्रोफेज की। तो पेकाइटिन जो है उसमें ये आपको दिखाई देगा या होगा जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर। तो ये था आज का हमारा वीडियो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।